अम्मा नाम की एक मशहूर डोसे वाली थी। अम्मा की दुकान गांव के बीचों बीच थी। सुबह की पहली किरण के साथ अम्मा अपनी दुकान खोल दिया करती थी और ग्राहकों का वहाँ हमेशा तांता लगा रहता था। अम्मा, आपका डोसे का तो जवाब ही नहीं अम्मा। ना जाने कैसे इतना स्वादिष्ट डोसा बना लेती हैं आप। अपने ग्राहकों से अपने डोसे की तारीफ सुनकर नागम्मा बहुत ही खुश हो जाया करती थी। अम्मा के ज्यादातर ग्राहक सुबह सुबह नाश्ते में डोसा खाना पसंद करते थे। अरे अम्मा जी, एक स्पेशल मैसूर मसाला डोसा। बैठो बैठो, अभी देती है। अम्मा अपने सभी ग्राहकों को अच्छे से बिठाया करती थी और उनके साथ बातें भी किया करती थी। समय बीता और समय के साथ अम्मा की दुकान भी बड़ी होने लगी। अब अम्मा ने अपनी सहायता के लिए 2 और औरतों को भी काम पर रख लिया था। अब अम्मा गल्ले पर बैठकर पैसे लिया करती थीं और ग्राहकों से बातें किया करती थीं। अम्मा के सहायकों में एक वीणा थी। वीणा की नजर हमेशा अम्मा के पैसों पर थी। यहाँ हम दोनों हमेशा काम करते रहते हैं और वहाँ अम्मा को देखो, सिर्फ पैसे बटोरती रहती है। और हमें क्या मिलता है? हमें अपनी तनख्वाह मिलती है। उसमें भला कुछ होता है क्या? वहाँ देख, अम्मा के पास कितने सारे पैसे हैं। वो उनकी कमाई है। आखिर सालों से उन्होंने इतनी मेहनत की है, तब जाकर ये दुकान इतनी बड़ी हुई है। वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ, हमें भी अपनी दुकान डालकर मेहनत करनी चाहिए। ना रे बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए तो ये तनख्वाह ही काफी है। वीणा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसकी बात ना मानी। वीणा कई दिनों तक अपनी दुकान डालने की सोचती रही और आखिर एक दिन वीणा ने अपने डोसे की दुकान खोल ही ली। अम्मा का डोसा 10 रुपए था तो वीणा ने 8 रुपए में डोसा बेचना शुरू किया। धीरे धीरे सारे ग्राहकों की भीड़ वीणा के डोसे की दुकान की ओर बढ़ने लगी। ये देख वीणा बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसमें घमंड आ गया। अम्मा बहुत ही निर्मल थीं और वो अपने ग्राहकों से बहुत ही नम्रता से बात करती थी, लेकिन वीणा अब उसका घमंड बढ़ गया था। दीदी, एक मसाला डोसा दे दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, लेकिन 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। वो अक्सर ग्राहकों को बेफिजूल इंतजार करवाती थी। ये लो तुम्हारा मसाला डोसा। दीदी, मुझे वो हरी चटनी दे दो। अरे डाली है ना हरी चटनी, कितना वो डालूं? वीणा अक्सर ग्राहकों से छोटी बड़ी बात पर बहस करने लग जाती। कुछ समय बाद वीणा का घमंड इतना बढ़ा कि उसने सोचा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, तब भी ग्राहक उसी के पास आएंगे। क्योंकि मेरा दाम कम है, इसीलिए सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर आएंगे। रोज रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलकर मैं थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, कल से 7:30 बजे खोलूंगी। अगर ग्राहकों को इंतजार करना पड़े तो मुझे क्या, मेरी तो नींद अच्छे से पूरी होगी। और अगली सुबह रोज की तरह अम्मा की दुकान खुल गई, लेकिन वीणा की दुकान बंद थी। ये देख सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। ग्राहकों का तांता देखकर अम्मा ने युक्ति लगाई और अपने डोसे का दाम भी 8 रुपया कर दिया। 7:30 बजे वीणा ने अपनी दुकान खोली, लेकिन अब जब ग्राहक वहां पहुँचे तो दोनों दुकानों पर एक ही दाम देखकर, अरे वाह, अम्मा ने भी दाम घटा दिया। बड़े दिन हो गए अम्मा का डोसा खाए हुए। और फिर पूरा दिन ग्राहकों का तांता अम्मा की दुकान में ही था और यहाँ वीणा की दुकान में इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे। वीणा मन ही मन जल रही थी और इस वजह से वो ग्राहकों पर चिल्ला बैठी, नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, तुम ही खाओ। सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। आज अम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि एक बार फिर उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। लेकिन वीणा जलन के मारे अम्मा को कोस रही थी। बच्चों, इस कहानी में
अम्मा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वीना के घमंड ने उसका अच्छा खासा व्यापार खराब कर दिया। अगर वो पहले ही लोगों से अच्छे से बर्ताव करती और घमंड ना करती, तो आज उसका भी व्यापार अच्छा चल रहा होता। इसीलिए कहते हैं कि घमंड इंसान को ले डूबता है। दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी, जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ, ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियां बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियां मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे, तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ। अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती, तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी, ये गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगीं। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर
सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है जो जरूर टूटता है। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूर पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथों की तंदूर का जवाब ही नहीं अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल्स की तंदूरी खाई है, पर आपके हाथों में जो बात है वो तो कहीं और है ही नहीं। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था, सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब, काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में पक रही खुराफाती ख्यालों से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई और खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको दूसरे खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा। वो क्या है कि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं, इसलिए। जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छे से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने अच्छे मन से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, पर अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून था, इसीलिए उसने एक नए पोल्ट्री वाले से सौदा कर लिया। ये पोल्ट्री वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बा। मैंने सुना है तूने पोल्ट्री वाला बदल दिया है। हाँ अब्बा, ये नया पोल्ट्री वाला हमें कम दामों पे मुर्गी दे रहा है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियाँ पहले से मरी हुई हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह ना करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, हर होटल वाले यही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो। अच्छा हो या बुरा हो, वो तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए चला गया। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, पर अफजल मियाँ मेरी बात सुनेंगे नहीं। बेहतरी इसी में है कि मैं ये काम ही छोड़ दूं।
अब्दुल ने सोच लिया था कि वो सुल्तान होटल में खानसामे का काम छोड़ देगा। अगली सुबह वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियाँ? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम करके रह लूंगा, पर बेईमानी में भागीदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये बोलकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में नौकरी की तलाश की, पर उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक दिन वो दोस्त मुस्तफा की साइकिल शॉप पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन बोल रहा है कुछ और काम करो? मैं तो ये बोल रहा था कि तुम अपना तंदूरी का काउंटर खुद ही खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तंदूर बहुत महंगा होता है, ऊपर से होटल भी चाहिए ना, फिर उसका भाड़ा, इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मसलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल रिम्स ली और उनमें छेद करके सलाइयां डाली। ले, तैयार है। ये क्या? समझाता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी की लकड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब उसके नीचे तू जलते हुए कोयले रख और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुझे ये कैसे सूझा? बस शायद तेरी मदद करनी थी, इसलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले दिन से मुस्तफा ने हाथ गाड़ी पे तंदूरी बेचना शुरू कर दिया। मुस्तफा तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसीलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। मुस्तफा के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा हुआ और मरी हुई मुर्गी बेचने की वजह से होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का नियम है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला।